BSOE 148 का ब्लॉक 2 देख लेते हैं। यूनिट 3 मार्क्सवादी नज़रिया। इनका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण में क्या योगदान रहा है? सामाजिक परिवर्तन को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत अपनाया। इनका मानना था कि मनुष्य जो है, सभी प्राणी जीव जंतु जीवित रहने के लिए प्रकृति पर निर्भर है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, मिट्टी, पानी, खाद, धूप के लिए प्रकृति पर निर्भर है। शाकाहारी जो भी जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, वो घास के लिए, हरी घास के लिए प्रकृति पर निर्भर है। और मांसाहारी जितने भी जीव जंतु हैं वो उन शाकाहारी जानवरों के ऊपर निर्भर है, उनको खाकर वो अपना पेट भरते हैं। और हम मनुष्य जो है, हम भी प्रकृति पर निर्भर है। हम कैसे निर्भर है वो तो आपको पता ही है। ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ों के लिए हम प्रकृति पर निर्भर है। लेकिन इनका ये कहना था कि हम मनुष्य जो है, हम अन्य जीव जंतुओं से अलग कैसे है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी चेतना, धर्म या किसी भी चीज़ के पशु से हम अलग होने के लिए क्या करते हैं, जैसे पशु तो घास खा सकते लेकिन उसे उगा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेती भी कर सकते हैं, चीज़ों को उपजा भी सकते हैं। मतलब बेसिकली इनका कहना है कि प्रकृति को हम अपने तरीके से ढाल सकते हैं या अपने तरीके से उसमें हेरफेर कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। फिर दूसरा इनका है श्रम का विभाजन। अच्छा, विभाजन मतलब कि बांटना, श्रम का विभाजन करना। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए मनुष्य ने कृषि को उन्नत किया और इससे अपने स्थायी रूप से बसे समुदायों का निर्माण किया। उत्पादन के बढ़ने पर ये समुदाय अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा उत्पन्न करने लगे। जैसे आरंभिक समाजों में सभी लोग एक प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते थे जो उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी थे, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, आपने सुना होगा। तो ये 3 चीज़ें पहले लोगों के लिए ज़रूरी थी और बाकी कुछ नहीं। तो कुछ लोगों ने भोजन उत्पन्न किया और इतनी मात्रा में उत्पन्न करते थे कि उनके अलावा बाकियों का भी उसमें गुजारा हो जाए, पालन पोषण बढ़िया से हो जाए। फिर वहीं दूसरे लोग क्या करते थे कि जैसे कपड़े की किसी ने कर ली, किसी ने धागे का उपाय कर लिया, काम कर लिया। इसी तरीके से अलग अलग काम बांट दिया गया सबको अलग अलग तरीके से। इससे क्या होता था कि काम जल्दी भी हो जाता था, अच्छे तरीके से भी हो जाता था, है ना। और सबको मतलब किसी एक इंसान पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता था, तो काम अच्छी तरीके से होता था हमारा। इसी को कहते हैं श्रम का विभाजन। मतलब कार्य को सब में अलग अलग बांट देना, जो जिस कार्य में अच्छा है उसे उस काम को सौंप देना। वर्ग और वर्ग का तात्पर्य देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने समाज में आर्थिक आधार पर 2 वर्ग की विवेचना की है। एक तो वे जिसका उत्पादन के साधनों तथा पूंजी पर अधिकार होता है, यानी कि हमारे पूंजीपति वर्ग या शासक वर्ग, जिनके पास शक्ति या सत्ताधिकार होता है, जैसे कि हमारी सरकार हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, इनके पास अधिकार होता है सत्ता चलाने का। ये जो हुक्म करेंगे या ये जो कानून लागू करते हैं, हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरे वे जिनका उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं होता है, उनके पास मात्र उनका श्रम, उनकी मेहनत होती है। जैसे कि मजदूर, वो अपनी मेहनत को बेच करके कमाते हैं और उसी से अपना और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनको सर्वहारा वर्ग और श्रमिक वर्ग भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को इन्हीं 2 वर्गों के आधार पर स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि इसमें पूंजीपति वर्ग सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर है और बाकी जो वर्ग है, हमारे मजदूर वर्ग या जो भी, वो उनको नीचे स्तर पे रखा गया है। और इसी के हिसाब से उनकी वेतन भी होती है, उनका जो इनकम होता है, आय भी होता है उतना, उच्च वर्ग को थोड़ा ऊंचा, नीच वर्ग को थोड़ा कम। और उनको मान सम्मान भी हमारे समाज में आज भी उसी तरीके से मिलता है। हालांकि मजदूर जो होते हैं वह बहुत ही परिश्रमी होते हैं, ये हम सब जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति द दास कैपिटल के तीसरे चैप्टर में 3 वर्गों का उल्लेख किया है। पहला पूंजीपति, दूसरा वर्ग भूमि के स्वामी यानी कि जमींदार वर्ग, दूसरे मजदूर वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग। मार्क्स के अनुसार इन वर्गों में जो प्रथम वर्ग के लोग होते हैं वे उत्पादन के साधनों के स्वामी या मालिक होते हैं तथा मजदूरी पर
कार्य करने वाले श्रमिकों को रोजगार या काम देते हैं और पूंजीपति कहलाते हैं पहले वाले। दूसरे वर्ग के लोग उत्पादन के साधन के मालिक तो होते ही हैं, पर स्वयं अपनी श्रमिक शक्ति का भी योगदान देते हैं, यानी कि बुजुर्गा वर्ग। और तीसरा तो हमें पता ही है, श्रमिक या सर्वहारा वर्ग, हमारे मजदूर भाई। इसमें कुछ खास नहीं, ये पूंजीपति वगैरह के बारे में तुम्हें पता ही है। तो यूनिट 4 देख लेते हैं, वेबेरियन। सामाजिक स्तरीकरण और वेबर, इनका पूरा नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को समाज शास्त्र के संसाधकों के रूप में जाना जाता है। वे समाज के मार्क्सवादी सिद्धांत के सबसे शक्तिशाली विकल्प के जनक माने जाते थे। कार्ल मार्क्स की तरह ही मैक्स वेबर का भी मानना था कि वर्ग ही समाज में स्तरीकरण का बुनियादी रूप है। उन्होंने वर्ग की व्याख्या मार्क्सवादी सिद्धांत में मुख्यतः संपत्ति के स्वामित्व यानी पूंजीपति के रूप में की। उन्होंने संपत्ति, स्वामित्व और उत्पादों व सेवाओं की, इनका मतलब ये रहते थे ना कि कार्ल मार्क्स के सपोर्ट में भी रहते थे, लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए रहते थे। क्योंकि मार्क्स के अनुसार से हमारे जो वर्ग है वो 3 वर्ग में रहते थे, मतलब ऊंच, मीडियम और निचले। जैसे कि मजदूर हो गया, और मीडियम में हो गया जिनका उद्योग का सामान था, संसाधन था, और पहले हमारे पूंजीपति वर्ग। लेकिन इनके अनुसार से बहुत सारे तरह के वर्ग हो सकते हैं। मुख्यतः इन्होंने 4 वर्ग के बारे में बताया है। इनका ये मानना था कि कार्ल मार्क्स के ये बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं उनके। हालांकि समर्थक है, उनके साथ इन्होंने काम भी किया, लेकिन ये उनकी विपरीत हो जाते हैं। तो इन्होंने संपत्ति, स्वामित्व और उत्पादों व सेवाओं की स्वामित्वहीनता के जितने प्रकार होते हैं उनमें भेद दर्शाया है, यानी उनमें कुछ न कुछ कमी दर्शाई है। जो लोग संपत्ति के स्वामी होते हैं वे सिर्फ अपनी श्रम या प्रवीणता ही पेश कर सकते हैं। इस तरह कारखाने का मालिक अपने कारखानों में बनने वाले माल की पेशकश कर सकता है, मगर दूसरी ओर उसके मजदूर परिश्रमिक के बदले में सिर्फ अपनी श्रम शक्ति ही दे सकते हैं, है ना। मतलब वो जो भी माल है, कारखाने का मालिक है, वो अपनी माल या कुछ मशीनें दिखा सकता है, बहुत कुछ दिखला सकता है, कारखाने की बनावट, पॉल्यूशन से कैसे बचता है, वो सब कुछ दिखला सकते हैं। लेकिन मजदूर क्या है, उनके पास बस एक ही चीज़ है, वो अपना परिश्रम दिखला सकते हैं, अपनी शक्ति कि वो कितना मेहनत कर सकते हैं, अपनी मेहनत को दिखला सकते हैं। तो मैक्स वेबर का यही मानना था। अच्छा, वर्ग और जीवन अवसर, तो वेबर का इसमें कहना था, वेबर ने वर्ग के अलावा जीवन अवसर को भी महत्व दिया है। इस शब्द का अर्थ है उन अवसरों से है जो किसी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष को अपने जीवन से विभिन्न चरणों में मिलते हैं। एक श्रमिक के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है, जो बहुत कीमती तो नहीं होती है और बहुत गहरी भी नहीं होती है। जैसे कि देखे होंगे आपने कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो कम वेतन पाते हैं, वे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो उनसे भी ऊंचा जाए और वो अपने साथ साथ दूसरों के वर्ग यानी कि दूसरे कास्ट के लोगों, दूसरे धर्म के लोगों को भी सम्मान दे, रिस्पेक्ट करे। वहीं लेकिन अमीर घराने में पैदा हुए बच्चों को आप देखोगे कि थोड़ी रईसी उनके यहाँ जिद्दीपनी और क्या बोलते हैं, मतलब घमंड टाइप का एक आता है, एटीट्यूड, अलग सा एटीट्यूड होता है उनका, कि मतलब अपने से सब कुछ छोटा मानते हैं वो, है ना। उनकी जो दोस्ती भी होती है अपनी बिरादरी में ही होती है उनकी ज़्यादातर, और उनकी जो रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, सब उनकी तरह ही होते हैं। मतलब वो छोटे वर्ग के लोगों या छोटे कास्ट के लोगों से मतलब कम तालमेल रखना पसंद करते। वहीं श्रमिक, ये निचले वर्ग के लोग जो होते हैं, वे अपने से ऊंचे वर्ग के लोगों को, इनका व्यवहार ना आपको सामाजिक तौर तरीके पे भी आपको दिख जाएगा, समाज के सामने भी वो इसी तरह से बिहेव करते हैं। और जो शादी वगैरह में आप देखोगे अवसरों में, जैसे आप मान लो कि उनका खान पान का तरीका, जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, ऊंचे कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनके लिए खाने के लिए अलग व्यवस्था, बैठने के लिए अलग व्यवस्था करते हैं, है ना, उनका खास ख्याल रखते हैं। यही ऊंच कास्ट के लोग जो है नीच कास्ट के लोगों के साथ बहुत ही भेदभाव करते हैं, है ना। मतलब उनको अगर उम्र में बड़े हैं फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको अपमानित जलील किया जाता है। तो इस बारे में वेबर ने कहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन अवसर, कि हमें जो हमारे माता पिता के इसमें मिला है, उनके थ्रू मिला है। जैसे कि हमने किसी घर में जन्म लिया, उच्च घराने में जन्म लिया, तो उस चीज़ से मिला है, तो उसको लेकर के हमारी शिक्षा पे भी, हमारे बिहेवियर पे भी असर करेगा। सत्ता तो हमें पता ही है।
मार्क्स और वेबर में समानताएं और अंतर। तो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर में क्या अंतर वो देख लेते हैं। समाजशास्त्र में इन दोनों का बहुत योगदान रहा है। सामाजिक स्तरीकरण की मत में कुछ समानताएं हैं, मगर वहीं दोनों में बड़े मतभेद भी हैं। जैसा अभी हमने कहा था कि दोनों मतलब वेबर जो है, मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स के साथ काम भी किए हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने खेद निकाला है, मतलब गलतियां ढूंढने के लिए ही काम किया है। कार्ल मार्क्स के लिए सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग है। वर्ग का निर्माण महज इसलिए नहीं हो जाता है कि लोगों का एक समूह इकट्ठा होकर वर्ग बनाने का फैसला कर लेता है, बल्कि वर्ग का निर्माण समाज में प्रचलित उत्पादन संबंधों के कारण होता है। इसलिए वर्गीय ढांचे में किसी व्यक्ति को प्राप्त स्थान उत्पादन संसाधनों में उसकी स्थिति पर आधारित होता है। अगर उसके पास पूंजी है या वह पूंजी पर अधिकार रखता है और दूसरे लोगों से काम लेता है, तो वह पूंजीवादी है। जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं होती वे इसके विरोधी श्रमिक वर्ग की रचना करते हैं। हालांकि जब श्रमिक पे अगर श्रमिक लोग कभी कभी नहीं आंदोलन पर नहीं बैठ जाते हैं, लेकिन ये एकता के कारण होता है। वो खुद ही में लड़ते रहते हैं कि तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, किसी न किसी छोटी छोटी बातों पे। लेकिन जब पता चलता है उनको कि किसी दूसरे वर्ग से उनको हानि हो रही है और दूसरे वर्ग से उनको खतरा है, तो वो एक हो जाते हैं। जैसे हमारी फैमिली में होता है ना कि हम भाई बहन कितना भी लड़ते रहते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि आपके भाई को किसी बाहर वाले ने पीटा है, आपकी सिस्टर को के साथ बदतमीजी किसी बाहर वाले ने की है, पड़ोसी ने की है, या फिर किसी दूसरे लड़के ने की है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम पूरी फैमिली के साथ एक होकर के हम उसे फाइट करने चले जाते हैं या उसे समझाने बुझाने चले जाते हैं। तो वहाँ पे हमारी एकता दिखती है। ठीक इसी तरह श्रमिकों के साथ यानी कि मजदूर भाइयों के साथ भी होता है कि ये तो ऐसे अकेले खुद में लड़ते रहते हैं अपने में ही, लेकिन जब दूसरे वर्ग के साथ इनकी तुलना की जाती है, अगर वो इन पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरे श्रमिक जो है, पूरे मजदूर एकजुट होकर के एकता का प्रमाण देते हुए दूसरों से लड़ते हैं या अपनी सूझबूझ लगाते हैं। ठीक है, तो वेबर एक स्तर पर, अब वेबर क्या कहते हैं, तो वेबर एक स्तर पर, वेबर भी मार्क्स की वर्गीय धारणा से सहमति रखते हैं एक स्तर पर, लेकिन ये वह मार्क्स के समर्थन के लिए नहीं करते। जैसे हमने अभी कहा कि वह समर्थन के लिए नहीं करते, अपना मत देखते, अपनी फ़ायदे निकालने के लिए, उनकी कमज़ोरियाँ निकालते हैं। कार्ल मार्क्स की कमजोरियां मैक्स वेबर ढूंढते हैं उनके सिद्धांतों में। समाज इससे ज़्यादा वर्गों में बटा हुआ है, ये मैक्स वेबर का कहना है, जैसे कि 4 वर्गों में। वेबर कहते हैं न वर्ग और न ही वर्ग चेतना सामाजिक स्तरीकरण की पूर्ण व्याख्या कर सकता है। अंततः वह स्थिति या हैसियत यानी कि स्टेटस पर अधिक बल देते हैं, जबकि मार्क्स वर्ग चेतना को अधिक महत्व देते हैं। वेबर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वर्ग चेतना सामाजिक स्तरीकरण के लिए उतना महत्व नहीं देता है। उनके अनुसार स्टेटस जो है वो ज़्यादा महत्व देता है। दोनों दार्शनिकों की तुलना करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वेबर मार्क्स के विचारों के विरोधी थे। उन्होंने मार्क्स का विकल्प देने का प्रयास किया। दोनों दार्शनिकों की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वेबर का कार्य यानी कि काम जो था मार्क्स के काम की कड़ी नहीं थी, उनसे अलग था। ठीक है, वेबर ने अपने सिद्धांत को मुख्यतः मार्क्स के विरोध में ही गढ़ा, इसलिए दोनों में कुछ समानताएं तो है, मगर उनका आधार एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट हम यूनिट 5 देखेंगे, प्रकार्यात्मक। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी नजरिया। प्रकार्यवादी सिद्धांतकारक इस बात पर जोर देते हैं, अच्छा प्रकार्यात्मक का मतलब होता है फंक्शनल, जैसे कि हमारे जीवित रहने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे हवा पानी है ना, इसी तरीके से समाज को चलाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो जो चीज़ें होती हैं जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मान लो कि समाज को चलाने के लिए क्या होगा, लोग होंगे व्यवस्थित करने के लिए, जैसे गांव में कुछ झगड़ा हो जाता है तो पंचायत होते हैं, तो इस तरीके छोटे छोटे समुदाय को हम मान लेते हैं कि इनसे ही हमारा समाज चलता है। तो चलाने वाले जैसे पंचायत हो गए, सरपंच हो गए, ये सब हमारे क्या हो गए, समाज के प्रकार्यात्मक। ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि समाज अलग अलग स्तरों में बटा हुआ है। समाज को चलाने के लिए सभी का काम जरूरी है, जैसे वकील, डॉक्टर, अदालत, कानून, शिक्षक, छात्र, किसान, सभी अपनी अपनी काम में निपुणता रखते हैं।
और समाज में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। कुछ कुछ के काम इनसे ऊपर भी होते हैं, जैसे वकील को ले लो, है ना। इन सब का काम, जैसे हम लोग अपने में ना आर्मी का जितना भी काम होता है, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, है ना, तो इन सब लाइन को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी, और भी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन हम इनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उसी तरीके से समाज में भी कुछ कार्य होते हैं, कुछ जॉब होते हैं, उनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं और कुछ को कम। जैसे कि किसी घर को बनाने के लिए पिलर ही काफ़ी नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना, चार पिलर जो घर का मजबूत होना चाहिए। घर को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें दीवार भी चाहिए होती है, छत भी चाहिए होता है, पक्का भी चाहिए होता है। लेकिन कहने को यही आता है कि मेन काम जो होता है ना, उसका बेस जो होता है पिलर पे खड़ा होता है। तो मेन जो हमारा रहता है उसको हम ऊंचा मानते हैं, ऊंच कैटेगरी में रहते हैं। जैसे हम कानून को ऊंचा मानते हैं, उसी तरीके से हम घर बनाने के लिए जो हमें मेन हमारा जो बेस होता है वो हमारा पिलर होता है, तो हम उसको ऊपर मानते हैं। इसी तरीके से हमारा आर्मी का जो भी जॉब हो गया या एयरफोर्स का हो गया, इसको हम बाकी सारी जॉब से ऊपर मानते हैं। समाज में भी कुछ लोगों क्षेत्रों को ऊंचा दर्जा मिलता है इसी वजह से। तो ये समझ में आ गया डेविस और मूर का नज़रिया। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत को किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने विकसित किया। ये दोनों अमेरिका के ख्यातनाम समाजशास्त्री थे और इनका जो था टैलकॉट पार्सन्स के शिष्य रह चुके। ये जो टैलकॉट पार्सन्स के शिष्य रह चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं। इन दोनों समाजशास्त्रियों ने अपने विचार को एक लेख में विस्तृत से बताया, मतलब बहुत ही अच्छे से संक्षिप्त में बताया, जिसका शीर्षक था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत, जहाँ प्रकारवादी सिद्धांतकारों ने समर्थन भी किया, वहीं कुछ ने इसका विरोध भी किया। जैसे हर रिसर्चर के साथ होता है, कुछ उनके समर्थक भी होते हैं तो कुछ विरोधी भी होते हैं। पार्सन्स ने समाज में स्तरीकरण की ज़रूरत पर जोर दिया था। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हर समाज में यह स्तरीकरण अपरिहार्य होता है। डेविस और मूर ने इस प्रस्थापना को विस्तार दिया और यह जानने की कोशिश की कि समाज में स्तरीकरण किस तरह से प्रभावी होता है। इसमें भी वही बात बताई गई है, डेविस और मूर की बुनियादी स्थापनाएं। तो समाज की प्रक्रियात्मक आवश्यकता के रूप में सामाजिक स्तरीकरण की भूमिका के बारे में बताया जाता है। आधुनिक समाज में स्थिरता यानी कि हैसियत, स्टेटस का आधार व्यक्ति की उपलब्धि होती है, न कि प्रदत्त। दूसरे शब्दों में व्यक्ति की हैसियत या उसका रुतबा जो होता है उसकी योग्यता से तय होता है। ये इससे नहीं कि उसका नाम या फिर वो जहाँ जन्म लिया उससे नहीं, वो क्या कर सकता है, उसमें कितनी क्षमता है, इस चीज़ से वो इंसान बड़ा कहलाता है। डेविस और मूर के अनुसार इसके लिए कुछ प्रस्थापनाएं हर समाज में समान रूप से विद्यमान होती है। जैसे कि प्रत्येक समाज में कुछ पद या स्थान कार्य की दृष्टि से अन्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमने कहा अभी आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, IAS ऑफिसर हो गया, है ना। तो ये सब नीट का एग्ज़ाम हो गया, नीट वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबको थोड़ा ऊंचा में रखा गया। इन भूमिकाओं के निर्वाह के लिए सिर्फ गिने चुने लोगों के, जैसे कि आप IAS के एग्ज़ाम में देखते हो कि बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन क्लियर बहुत कुछ का होता है। तो उसी बारे में बताया गया। थर्ड हमारा पॉइंट आता है, इन पदों का स्थानों के लिए अधिकतर एक लंबे और गहन प्रशिक्षण इस कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि हमारा CS हो गया, CA हो गया, इनमें क्या होता है ना कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और मनी भी बहुत ज़्यादा इसमें लगता है, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इंजीनियर हो गया, है ना, डॉक्टर में भी लगता है और समय भी बहुत देना पड़ता है। तो इस हिसाब से इस काम को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि पैसा, मेहनत सब लग रहा है और समय, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं, यूनिट 6। ये लास्ट यूनिट है इसका, विशेषताबोधक और अन्योन्य क्रियात्मक। अच्छा, जाति का
विशेषता बोधक नज़रिया जीएस घुरिये, इनके अनुसार सन 1930 में जीएस घुरिये ने जाति की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने हर जाति को क्रम परंपरा की श्रेणी में एक दूसरे के पृथक माना। ठीक है, यह श्रेणीकरण जाति की अपने सहज गुणों की उपजा। उनके अनुसार जाति के ये गुण इस प्रकार थे। सखंड विभाजन, यानी कि जाति समूह की सदस्यता जन्म से अर्जित होती है। पहले से ही इनको निर्धारित कर दिया जाता है, हाँ, कि तुम राजपूत हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, जाति में बांट दिया जाता है। दूसरा आता है क्रम परंपरा। इसके अनुसार समाज श्रेणी क्रम या श्रेष्ठता या हीनता के संबंधों में व्यवस्थित था। इस प्रकार ब्राह्मणों को क्रम परंपरा में रखा जाता है, अछूतों को नीचे में, है ना, मतलब ऊंची नीची कास्ट का व्यवस्था करना। जाति वर्जनाएं, ये वर्जनाएं हर जाति पर थोपी जाती है, सभी जातियों पर, जो अपने सदस्यों को कुछ खास समूहों से ही परस्पर व्यवहार की अनुमति देती है। इन वर्जनाओं में वेशभूषा, भाषा, बोली चाली, रीति रिवाज, कर्म कांडों के अलावा खान पान के नियम भी शामिल थे कि वे किस किस के हाथ से भोजन स्वीकार करती हैं, या मतलब कुछ लोग होता है ना कि जैसे किसने बनाया है, खाना पवित्र है या नहीं, किसी दूसरी कास्ट में ने बनाया है तो हम नहीं खाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ें जाति वर्जनाएं में आती है। जाति दूषण, यानी कि पवित्रता में, मतलब है ना कि किसी और ने बना दिया है खाना, अगर कच्चा है तो यानी कि वो पानी में बना है तो ये बड़ी जाति के लोग मतलब पहले नहीं खाते थे। अगर वो तेल में बना है तो फिर खाने को पक्का खाना कहते हैं, तो ये खा लेते हो। मतलब तेल में छना है, मतलब कि वो उसमें उनका हाथ नहीं गया है, वो ऑटोमेटिकली बन गया। और पानी में अगर छना है कोई चीज़ तो वो अशुद्ध हो गया। तो जाति दूषण हमने देख लिया। पारंपरिक पेशा, घुरिये के अनुसार हर जाति का एक पारंपरिक पेशा था। पवित्र जातियां साफ सुथरा पेशा करती थीं, जबकि मलिन और अछूत जातियां गंदा करने वाला पेशा करती थी। जैसे जना मजदूर हो गए हमारे, इनको गंदा करने वाले यानी कि अपवित्र माना जाता था कि ये हमेशा गंदे मलिन रहते हैं। और अच्छे काम करने वाले, जैसे सुनार का दुकान हो गया, कोई बड़ा सा दुकान हो गया, है ना, या कोई बड़े लोग बिजनेसमैन, इनको साफ सुथरा और पवित्र माना जाता था, क्योंकि पहनने वहनने में भी इन लोगों का थोड़ा रहता था, उस वजह से। सगोत्र विवाह, यानी कि जिस जाति के लोग हैं उसी जाति में विवाह करना है, अन्य जातियों से नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें थी। अच्छा, J.H. हटन ये अपनी बुक में लिखते हैं कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति में। इन्होंने वही जाति के भेदभाव में बताया है कि इसी के इर्द गिर्द नाना प्रकार की वर्जनाओं का मतलब बहुत सारी ताना बाना बुना गया था। जैसे लोग अगर कभी हम खाना खाने जाते हैं कहीं पर, शादी विवाह किसी भी आयोजन में, तो हम पहले चेक करते थे कि भोजन कौन बनाया है भाई, किस प्रकार से बनाया है, यानी तला हुआ है या पानी में बना हुआ है ना, पक्के बर्तन में बना है, मतलब मिट्टी के बर्तन में बना है, या किसी अदर मटेरियल का यूज़ किया गया है। ये सब देख करके भोजन जो बनाने वाला, भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी है, शाकाहारी भोजन करने वालों को ऊंचा दर्जा दिया जाता था, जैसे कि ब्राह्मण। हालांकि हमारे पश्चिम बंगाल के और जो क्या बोलते हैं कश्मीर के जो पंडित थे, मतलब हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अधिक हद में वो नॉनवेज वाले रहते हैं, मतलब नॉनवेज खाते हैं वो, ठीक है, मांसाहारी होते हैं, हाँ शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मांसाहारी आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर ब्राह्मण जो है वो शाकाहारी होगा। ये तो भी हमने पढ़ा है, सेम ही चीज़ में सब रिपीट किया हुआ है।